प्रवासी भारतीय पंजाब की सियासत में अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन चुनाव कमीशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। सवाल ये है कि क्या विदेशों में रह रहे पंजाबियों की रुचि सिर्फ चंदा देने तक ही सीमित है? पंजाबी लोग हर देश में बसे मिलते हैं। प्रवासी भारतीयों में पंजाबियों की बड़ी गिनती है, पर पंजाब में कुल 280 पंजीकृत एनआरआई मतदाता हैं, जो एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरे देशों में दोहरी नागरिकता के प्रति सख्ती इसकी एक बड़ी वजह है। इसलिए ज्यादातर एनआरआईज को डर लगा रहता है कि मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने पर उनकी विदेशी नागरिकता खतरे में न पड़ जाए। अगर उत्थे नागरिक है, उत्थे रूल्स बड़े सख्त। अगर उत्थे दी गवर्नमेंट ने पता लग गया कि दो जगह ते नागरिकता लेती हुई है, इत्थे भी बेवकूफ़ बना रहा है, उत्थे भी बेवकूफ़ बना रहा है कोई बंदा, तो हो सकता है उन्हां दे रूल जिहड़े हैगे ओहदी नागरिकता जिहड़ी हैगी ओही खुस जावे। इस करके दूसरा बड़ा कारण विशेषज्ञ मानते हैं कि एनआरआईज पंजाब की सियासत में चंदा देना तो पसंद करते हैं, पर उनकी दिलचस्पी सिर्फ सियासी रसूख बनाने तक के लिए सीमित रहती है। वो चाहते हैं भी चंगे लोग चुन के आउण, उनकी इच्छा होंदी है। कुछ अपने इंटरस्ट भी होंगे आ, जुड़े होंगे लोग अपने एरिए नाल दूजे पासे, इस करके वो फंड्स देने दे विच तां काफ़ी अगे रहिंदे ने। और मुख्य विषय है भी वो इहदे च बहुता रोल अदा नहीं कर सकते और ना उन्होंने कोई बहुता इंटरस्ट होंदा इस गल तो अगे। वो थोड़ा बहुता अपनी उंगली संगली बनाई रखना चाहते हैं, इस तो अगे बहुता इंटरस्ट नहीं होंदा। फिर जानकारों का मानना है कि ड्यूल सिटीजनशिप के चक्कर में एनआरआई वोट बनाने से बचते हैं। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने नेलो नेता अभय चौटाला को नसीहत दी है। दरअसल चौटाला ने एसवाईएल को लेकर 23 फरवरी से आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पंजाब के चुनाव नजदीक है, ऐसे में एसवाईएल का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। अभय चौटाला ने 23 फरवरी से आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। इस बीच चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लिया है। साथ ही दोनों पार्टियों के नेताओं की नीयत पर भी सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे और कांग्रेस पे भरोसा नहीं रहा जी, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के ने खुद ये बात कही है कि हम पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे ज़्यादा जीत करके उनकी मदद में जाएंगे। जो लोग उनकी मदद करने जाएंगे वो हमारे गद्दार हैं। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो हम 23 तारीख को जहाँ नहर खोदने जाएंगे, उसके लिए इस बात का फैसला मिलेंगे कि क्या ऐसे लोगों के हाथ में बात बढ़ रहे। उधर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने अभय चौटाला पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि एसवाईएल का पानी सूबे को मिलकर रहेगा, जिस पर सिर्फ राष्ट्रपति को आखिरी फैसला लेना है। उन्होंने अभय चौटाला को मशवरा दिया है कि भय और अशांति की राजनीति से बाज आएं। 23 फरवरी का जो अल्टीमेटम अभय चौटाला जी ने दिया, उसका कोई औचित्य नहीं। कि आपस में तनाव पैदा करना, हालात खराब करना, अशांति दोनों प्रदेशों के बीच में हो, इस बात के अलावा इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। बराला ने फरीदाबाद में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की जीत को सरकार की नीतियों पर जनता की मोहर करार दिया है। फतेहाबाद से धर्मेंद्र गोस्वामी, सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का दर्द उस समय सामने आ गया जब वे मीडिया से रूबरू हो रहे थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ और एसवाईएल विवाद के लिए पॉलिटिक्स सिस्टम को जमकर कोसा। चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं। इस मामले में पंजाब का पलड़ा अक्सर भारी नजर आता है। शायद यही ख्याल चौधरी बीरेंद्र सिंह के जहन में उठा होगा। उन्होंने सूबे के गठन के 50 साल बीतने के बावजूद राजधानी का सपना साकार नहीं होने का दर्द मीडिया से साझा कर दिया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही एसवाईएल विवाद को भी पॉलिटिकल सिस्टम की नाकामी करार दिया। कोई इसी बात को नहीं समझता, राजनीतिक उसके कारण बताते हैं। आपकी कैपिटल ही नहीं है, आपकी राजधानी नहीं है। पिछले 50 साल आप मना रहे हो हरियाणा के। नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार कौन? मैं बता दिया, पॉलिटिकल सिस्टम। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा के जिस क्षेत्र में हाथ डालते हैं
वहीं छा जाते हैं। लेकिन विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को संभालना बेहद जरूरी है। जिन जिन लोगों ने चंडीगढ़ को या SYL को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा समझा है, उनको ये समझना चाहिए कि 50 साल में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जो बल मिलना चाहिए था, जिससे कि हम उस बलबूते पे हम अपने देश में दूसरी जो कला और संस्कृतियां हैं उसके बराबर आगे खड़े हो जाएं, उसका वो नहीं हम पहुंच सके वहाँ। केंद्रीय मंत्री की माने तो कुछ मुद्दों पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की जरूरत है। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा है कि वे गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पहले वे अपने केस ठीक करवा लें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनौती पर जवाब देते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उन्हें नेक सलाह दी है। पूर्व सीएम हुड्डा और केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीच 36 का आंकड़ा है। इस बात से हर कोई वाकिफ है। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ने की चुनौती क्या दी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने नसीहत देने में देरी नहीं की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हुड्डा साहब पहले CBI के 3 मामलों से पाक साफ होकर तो निकल कर आए, उसके बाद चुनाव भी लड़ लेंगे। अगर अच्छी राजनीति करनी है तो ये परंपरा ये होनी चाहिए कि अपना सुख छोड़ के मैदान में आओ। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अभी 3 CBI के केसेस में फंसे हुए हैं, या तो वो कभी चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे, तो मैं किसके सामने लड़ूंगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद हुड्डा साहब जीत भी जाएं, लेकिन अगर उन्हें जेल हो गई, ऐसे में उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहते। साफ सुथरे होके आ गए उन केसेस से तो तैयार हूँ। उनके कहने से कभी अभी तो अपने CBI के केस तो ठीक कराओ। अगर गलती से वो जीत भी जाए मेरे से और सजा होगी तो फिर मेरे को लड़ना पड़ेगा दोबारा, इसलिए मैं ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहता। कांग्रेस में रहते हुए भी चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफत करते रहे हैं। रोहतक से राज टाकिया के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। बात करते हैं पठानकोट आतंकी हमले की, जिसके मामले में आज NIA की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मौलाना मसूद अजहर, रऊफ अजहर और शाहिद लतीफ के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामले की सुनवाई फिलहाल 9 मार्च तक स्थगित की गई है। पठानकोट आतंकी हमले के मामले में NIA की तरफ से मोहाली की स्पेशल NIA अदालत में जानकारी दी गई है कि तीनों आरोपी जिनका नाम चार्जशीट में दर्ज था, उनके खिलाफ जो है भगौड़ा घोषित करने की प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और ये तीनों आरोपी जो हैं वो जैश-ए-मोहम्मद का चीफ जो है मसूद अजहर, उसका भाई रऊफ अजहर और शाहिद लतीफ जो है, इन सभी के खिलाफ जो है NIA की तरफ से चार्जशीट दर्ज की गई थी, जिसमें साफ यही सबूत NIA ने दिए थे कि भारत के खिलाफ जो आतंकी जंग है वो पाकिस्तान की सरजमीन से जो है वो शुरू हुई थी और वहीं से जो है भारत के खिलाफ आतंक जो है वो उगला गया है। सारे सबूत दिए गए थे, लेकिन अब फिलहाल जो है कोर्ट को यही जानकारी दी गई है कि इनको भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है और अब फिलहाल इस मामले की अगली तारीख जो है वो 9 मार्च तक जो है वो टल चुकी है। लेकिन फिलहाल यही देखना रहेगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होगा। लेकिन चार्जशीट दर्ज करके और अब भगौड़ा घोषित करने की जो कार्रवाई शुरू हुई है, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दबाव जो है वो जरूर बढ़ सकता है और यही देखना रहेगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होगा और क्या भारत के खिलाफ जो आतंक उगलने वाले आतंकी हैं, क्या वो जो है पकड़ में आएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो भी जारी हो चुका है और निगाहें जो है इस मामले की अगली सुनवाई के ऊपर जरूर टिकी रहेंगी और ये भी देखना रहेगा कि मामले में आगे क्या कुछ होगा। यह शर्मा, जी मीडिया, मोहाली। जम्मू के अखनूर में आतंकियों ने जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स कैंप को निशाना बनाया। अखनूर आतंकी हमले के बाद इस पूरे इलाके में सर्च और कॉर्डन जो है वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पे बॉर्डर की तरफ से आने वाली हर गाड़ी को जो यहाँ पे चेक किया जा रहा है, पैसेंजर्स को उतार के फ्रिस्किंग यहाँ पे की जा रही है।
आतंकियों ने बीती रात करीब 1:15 बजे हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। आतंकियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग की और फरार हो गए। आतंकियों ने रात 1 से 2 बजे के बीच एक जो बीआरओ का कैंप था उसके ऊपर अटैक किया और उस हमले में 3 बीआरओ के जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर थे वो अभी तक मारे गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। इलाके को पूरे छानबीन के लिए कॉर्डन किया गया है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका है। हमला उस वक्त हुआ जब कर्मचारी एलओसी के पास रोड बनवाने का काम कर रहे थे। ये गिरफ्त की छोटी सी टुकड़ी है पट्टल के इलाके में, जिसके ऊपर हमला किया गया, आतंकी हमला किया गया, जिसमें कि गिरफ्त के 3 कैजुअल लेबर जो है वो मारे गए, उनको शहादत हुई है, और 1 कैजुअल लेबर जो है वो की जख्मी हुआ है। कैंप पर हमले के बाद सुरक्षा बल पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर हैं। साथ ही अखनूर में स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जीआरईएफ का ये कैंप एलओसी से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और भी सख्ती से इसको लिया जाएगा। बहुत प्रयास होते हैं कि ऐसे हमले ना हो, उसके बावजूद जो हो रहे हैं इसका जवाब दिया जाता है, दिया जाएगा। 21 दिसंबर 2016 तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों से जुड़ी 2 से 16 वारदात दर्ज की गई हैं। 19 दिसंबर तक के रिकॉर्ड के मुताबिक आतंकी वारदात के दौरान सुरक्षा बलों ने 150 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान सुरक्षा बलों के 81 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लोगों को सर्चेज यहाँ पे की जा रही है। कोई भी यहाँ से बिना चेकिंग के एंट्री नहीं कर सकता। एक पुल को यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड उस पर एंट्री की गई है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी करने वाले इमाम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मौलाना नूरुल रहमान बरकती को ममता बनर्जी का नजदीकी माना जाता है। बीजेपी की शिकायत में फतवा जारी करने पर कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम नूरुल रहमान बरकती और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 2 दिन पहले कोलकाता में टीएमसी सांसद इदरीस अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमाम ने पीएम मोदी के खिलाफ फतवा जारी किया था। बिल्कुल जो भी ऐसा करेगा उसको 25 लाख रुपया इनाम और दिया जाएगा और इंडिया माइनॉरिटी फोरम की तरफ से। मौलाना नूरुल रहमान बरकती को ममता बनर्जी का नजदीकी माना जाता है। मौलाना बरकती ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ भी फतवा जारी किया था। फतवे में दिलीप घोष के खिलाफ कहा गया था कि बीजेपी नेता पर पथराव कर बंगाल से खदेड़ दिया जाना चाहिए। पिछले कुछ समय में बरकती को सीएम ममता बनर्जी के मुख्य राजनीतिक सलाहकार और गुरु के तौर पर जाना जाता है। बरकती ने दावा किया था कि 2013 में उनके खून करने के बाद सलमान रुश्दी को कोलकाता आने पर रोक लगा दी थी। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर से नोटबंदी का समर्थन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंकड़े पेश कर सरकार के नोटबंदी के फैसले को सफल करार दिया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चों पर नोटबंदी के असर को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब देते हुए जेटली ने अलग अलग करों की उगाही का आंकड़ा पेश किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा है कि नोटबंदी के बाद करों की वसूली में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। जेटली ने कहा कि नवंबर महीने में वैट वसूली बढ़ी है। दिसंबर में सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी की वसूली में 6% की गिरावट दर्ज हुई, क्योंकि गोल्ड आयात प्रभावित हुआ, जो कि कस्टम्स ड्यूटी का बड़ा सोर्स है। There has been a considerable debate in the public space as to the impact of the currency squeeze in the months of November and December. The data of these 2 months becomes relevant. विपक्ष नोटबंदी के फैसले की खिलाफत कर इसे विफल मान रही है। वहीं सरकार विपक्ष के इन दावों को खारिज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। फिलहाल पेट्रोल पंपों पर कैशलेस पेमेंट जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैशलेस इकोनॉमी की वकालत कर रहे हैं। एक और भीम ऐप लॉन्च किया गया है ताकि भारत कैशलेस हो सके। वहीं बैंक स्वाइप मशीन पर लगने वाला चार्ज छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सरकार की ओर से मिले भरोसे के बाद पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेने के फैसले को 13 जनवरी तक टाल दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस मामले में बैंकों से बातचीत की बात कही है। I asked the Secretary DFS to discuss the issue with the banks.
petroleum minister is also in touch, so they are trying to resolve the issue. सरकार उस फैसला को अमल करवाएगी। आने वाले दिनों में भी जितने भी प्रकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, विशेष करके पेट्रोल पंप में हम लोगों ने ये तय किया है, ग्राहकों के ऊपर उसकी कोई पासन नहीं होगा। हमने अपनी कॉल डिफर कर दी है 13 तक के लिए, और अब देखते हैं अगर 13 तक अगर सॉल्व हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं होगा तो हमें कार्ड एक्सेप्टेंस नहीं करनी पड़ेगी आफ्टर 13 जनवरी। लोगों ने कैशलेस पेमेंट बंद होने पर परेशानी बढ़ने की आशंका जताई है। आम जनता तैयार हो पाएगी कैश देकर पेट्रोल या डीजल लेने के लिए? ये शायद आम जनता से ही जानना होगा। अगर आपको कैश देकर देना पड़े पेट्रोल तो कितनी मुश्किल? इट्स डेली मतलब मुश्किल तो होगी, दिक्कत होगी, हमेशा एटीएम जाना पड़ेगा। मेरे पास कैश तो है नहीं, मैं तो कार्ड से ही पेमेंट करता हूँ, और बैंकों में केवल एक दिन मिलता है 24,000 रुपये, उसमें किसी को लेना देना भी होता है और घर के खर्चा भी है, कहाँ से होगा पूरा। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 56,190 पेट्रोल पंपों में से 53,000 से ज्यादा पर HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक की POS मशीनें हैं। नतीजा, ग्राहक और व्यापारी दोनों ही ये चार्ज देने के लिए मजबूर हैं। सवाल ये कि कैशलेस होने का खामियाजा ग्राहक या व्यापारी क्यों भुगते?